हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टॉपिक क्लास नंबर 6, जो कि उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए इतिहास के पन्नों में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो कि आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम के ओरिएंटेशन के बेसिस पर चल रही। क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 5 में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो डिस्कशन मैं एक बार आपको रिपीट करा दूं ताकि पिछली क्लास से कनेक्शन करते हुए हम आगे बढ़े तो क्लास में समझना आसान होगा। क्लास नंबर 5 में हम लोगों ने मौर्यंस के समय में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है, जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक ने कहां कहां कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें हम उसके शेर के चिन्ह, 4 लॉयंस के चिन्ह और उसके सत्यमेव जयते के बारे में पढ़ते हैं, जिसको नेशनल एम्ब्लेम बनाया गया। मौर्यन के बाद आते हैं पोस्ट मौर्यंस, जिसमें 2 तरीके से पोस्ट मौर्यंस आते हैं, जिसमें मैंने पुष्यमित्र शुंग में शुंगा डायनेस्टी पढ़ाया, कन्वा डायनेस्टी पढ़ाया और हम लोगों ने सातवाहन डायनेस्टी के रूप में उत्तर प्रदेश की क्या इंपॉर्टेंस ये पढ़ा। और विदेशी आक्रमणकर्ता खासतौर पे इंडो ग्रीक्स और कुशाणों का, जिसमें सीथियन और पर्थियंस भी हैं, इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी क्योंकि ये उत्तर प्रदेश तक पहुंचने में उतने समर्थ नहीं हुए, या कोई ऐसा प्रोमिनेंट काम पहुंचे भी तो उत्तर प्रदेश में नहीं किया। तो ग्रीक्स ने क्या काम किया, कुशाणों ने क्या काम किया, तो मथुरा शैली का विकास किया। मथुरा में ही मथुरा शैली को अपग्रेड करते हुए गांधार शैली की कला विकसित कर दी। समझ गए मेरी बात, जिसको हेलेनिस्टिक कला के रूप में भी आप जान सकते हैं, हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, गांधार कला, हेलेनिस्टिक कला। ग्रीक से हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये सीखा कि 7 दिन होते हैं। ग्रीक से हमने दक्कन शब्द सीखा। ग्रीक लोगों से हम लोगों ने सोने के सिक्के चलाने सीखे। कुशाणों ने हमें शुद्ध सोने के सिक्के, क्वालिटी वाले सिक्के दिए। ज्योतिष का जितना भी ज्ञान आता है, अगर हम बात करें वराहमिहिर की, उन्होंने भी बताया। गार्गी संहिता में भी बताया गया कि ग्रीक से हम लोगों ने, इंडो ग्रीक ने से हम लोगों ने, यूपी वाले और पूरे इंडिया के लोगों ने ये सारी चीजें सीखी। कहते हैं कि अशोक की खरोष्ठी लिपि जो है ये शकों के समय में डेवलप हुई, सॉरी ईरानियों के समय में डेवलप हुई एक लिपि है, जो पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आपको ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अशोक के ढेर सारे अभिलेख मिल जाएंगे। तो बाहरी आक्रमण का उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव पड़ा। अब हमारी क्लास जो शुरू होती है वो क्लास शुरू होती है हमारी उत्तर प्रदेश में गुप्ता का क्या प्रभाव पड़ा, गुप्त डायनेस्टी का, जिसको हम गुप्ता डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास 6 शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या गुप्तों का प्रभाव पड़ा। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी। आइए अब हम गुप्ता डायनेस्टी शुरू करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जान लीजिए, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर हम उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में इसको समझेंगे। इंट्रोडक्शन इसलिए कि इतिहास के पन्नों पे केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत है। आपको ध्यान रखना है कि पीसीएस में भारत से भी क्वेश्चन आएंगे और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए भी स्पेशली क्वेश्चन आएंगे। तो गुप्तों की स्थापना होती है, कहते हैं कि श्री गुप्त ने, सबसे पहली बात श्री गुप्त ने इसकी स्थापना करी, बट उतने प्रोमिनेंट नहीं थे। बट आते हैं सबसे पहले बार चंद्रगुप्त, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि इन्होंने शकों को बुरी तरह से हराया और विक्रम संवत शुरू किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इनका क्रम देख लीजिएगा, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। कहते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने जो नीति अपनाई, दक्षिण विजय की नीति, अलाउद्दीन खिलजी के जैसे, और नेपोलियन की विधि की तरह से ये काम कर। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और भी इसके बाद आने वाले बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं। ये चंद्रगुप्त और गुप्त वंश की हिरार्की है, जिन्होंने इस युग को गोल्डन एज का दर्जा दिया। कहते हैं कि इस समय में इस युग को गोल्डन एज कहा जाता था। क्यों? क्योंकि स्थापत्य के सेक्शन में, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, पूरे भारत ही के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, क्राफ्ट, रिलीजन, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन,
ट्रेड इंटरनेशनल ही क्यों ना हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से बनाया, सेंट्रलाइज्ड किया सब कुछ, और इससे अच्छी डायनेस्टीज अभी तक नहीं देखी गई, क्योंकि हर फील्ड में ये सबसे आगे थे। इसी वजह से इनका एज जो पड़ता है वो गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखें कि इससे पूरा का पूरा इंडिया और खास तौर पर उत्तर प्रदेश कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करें, और क्लास की शुरुआत होती है हमारे गुप्ता पीरियड से। तो गुप्ता पीरियड को एक्चुअली गोल्डन एज ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया ढेर सारे कला हुनर में ये सबसे आगे थे। इन्होंने ढेर सारे लोगों का आश्रय दिया, पैट्रोनेज किया, विदेशी शक्तियों का भी आगमन हुआ, अपने क्षेत्र के लोगों को भी मिला दिया, एक तरह से कल्चर का मिक्सअप हुआ और सभ्यता फ्लरिश करी, फली फूली। कहते हैं कि इन्हीं के समय में चाइनीज आना शुरू करते हैं, जिसमें रहते हैं, आपने सुना होगा, चाइनीज का आना जाना शुरू हो चुका था बुद्धिज्म के समय, मौर्यज के समय, लेकिन खास तौर पे गुप्तों के समय में चाइनीज आने शुरू हुए। फायान, वेनसांग, इत्सिंग, सीयुकी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोगों का भारत में आना शुरू हुआ, और भारतीय अकाउंट में विदेशी लिटरेचर का भी अकाउंट की बातें और उनके जो है वो जितने भी डिटेल्स हैं संस्कृति और सभ्यता के मिलन के बारे में सब कुछ बताया गया। चलिए हम बात करेंगे कि गुप्ता पीरियड में ऐसा क्या हुआ। तो बताएंगे कि सर गुप्ता पीरियड में R&D, इसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, साइंस की विकास हुई, इंजीनियरिंग भी आपको बड़े लेवल पर देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी का गजब का यूज था, आर्ट एंड कल्चर बहुत तेजी से विकसित था, पेंटिंग एंड लिटरेचर बड़े लेवल पर चल रहा था। इसी समय में एक नई चीज आई, लॉजिक, तर्क वितर्क, किसी भी चीज को लेकर सॉलिड प्रूफ के साथ तर्क करना। मैथमेटिक्स डेवलप हो चुका था, एस्ट्रोनॉमी में हम बड़ी पकड़ बना लिए थे, धर्म हमारा पहले से चल रहा था, इसमें नई चीज शुरुआत हुई, स्पिरिचुअलिटी, जिसमें फिलोसफिकल टच आए, और साथ ही साथ इतने बड़े लेवल पर हिंदू कल्चर विकसित हुआ। इसी वजह से हम इसको गोल्डन एज का दर्जा देते हैं। याद रखेंगे, जायसवाल एक राइटर थे, उन्होंने कहा कि गुप्तास जो होते थे एक्चुअली ये प्रयाग वाले सेक्शन में देखने को आपको मिलेंगे। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेण की आपको देखने को मिलेगा, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग्स लिखी हुई। कहते हैं कि कुमार गुप्त जो है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय अपने उत्तर प्रदेश के पास, आपने सुना होगा, बिहार में बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय एक बड़े लेवल पर सभ्यता का हब बन चुका है। जैसा कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब एक थे। तो नॉर्दर्न इंडिया, जिसको मध्य देश कहते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वहां पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनती। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। इनका गढ़ हमेशा जो रहा है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का सेंटर रहा है। देखिए, जहां पर अच्छाई आती है, जैसे अभी तक गोल्डन एज किसी समय में नहीं दिखा, गोल्डन एज आया तो देखिए हब हमारा दिख गया क्या, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नॉर्थ इंडिया में, और साथ ही साथ वेसल ऑफ द नागाज एंड देयर आफ्टर दे रोज टू द प्रोमिनेंस। और यहाँ पर बुद्ध ही नहीं, हिंदू ही नहीं, जो नागाज होते थे, नागा जातियां होती थी, एक्चुअली उन लोगों का भी हब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कैसे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट है? तो हमें यहाँ पर गुप्त के समय के क्वाइंस मिलते हैं यूपी में, और भी ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, किताबें, लिटरेचर मिलती है। लिटरेचर में उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो इसकी प्रोमिनेंसी अपने आप प्रूव हो जाती है। हम बात करेंगे गुप्तों के बारे में, तो कहा जाता है कि खास तौर पे कुषाण लोगों के ही क्या है, गुप्त सामंत रहे हैं। फ्यूडलिज्म होता है, हेरार्की होती है। कुषाण राजा थे, उनके अंडर में सेनापति, उसके नीचे में काम करने वाले लोगों की अपनी पूरी की पूरी एक हेरार्की होती है, एक क्रमबद्ध शासन होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है। उसी में से एक सेल के पार्ट हुआ करते थे गुप्ता। तो कुषाणों का इफेक्ट उत्तर प्रदेश में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। कुषाणों ने उत्तर प्रदेश के मथुरा वाले सेक्शन पे पूरा अपना कब्जा किया था, और इसी वजह से मथुरा मतलब इलाहाबाद, मथुरा गंगा यमुना नदी के पास गुप्तों का भी विकास हुआ। इसलिए उत्तर प्रदेश में खासतौर पे गुप्तों का अधिक प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से चंद्रगुप्त जो है आगे बढ़ते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और आगे आने वाली वंशज के बारे में डिटेल लिखा। तो बताएंगे हरिशेण नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध कोर्ट का दरबारी कवि था,
ये कवि ही नहीं, ये जस्टर मतलब विद्वान था। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल थे, इसी तरह से हरिशेन नाम का एक दरबारी था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता, और इसने एक यूफेमिज्म लिखा जिसको हम यूलॉजी बोलते हैं। इसमें अप्रिसिएशन किया जाता है, अप्रिसिएशन किया जाता है। और इलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन लिखा, इस इंस्क्रिप्शन में अशोक के बारे में और तो और अशोक के बाद आने वाले वंशज के बारे में, प्लस चंद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और भी बहुत सारे लोगों के बारे में इंस्क्रिप्शंस, आगे के वंशावली और पीछे की वंशावली के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, रिलीजियस पहलुओं के बारे में लिखा हुआ। कहेंगे कि क्या हरिशेन ने ये पिलर खुद लिखा? तो नहीं, अशोक का ये पुराना पिलर था जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस बाकी के लोगों के बारे में भी लिखा जाता था। तो खैर चलिए, तो ये इलाहाबाद में पाया गया पिलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद का पिलर, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, किसने लिखवाई है? तो बताएंगे हरिशेन ने लिखी है। किस पर लिखी है? तो बताएंगे अशोक के इंस्क्रिप्शन पर लिखी है। क्या है ये? तो बताएंगे यूलॉजी है। क्यों फेमस है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। और किसके बारे में ज्यादातर लिखा है? तो सर्वाधिक बातें किसके बारे में लिखी हुई है? समुद्रगुप्त। इसको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया। इसको नाव जो है बनाए हुए इसके सिक्कों पर मिले, इसका मतलब है साउथ में भी इसका एक्सटेंशन था। कहते हैं कि इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण के राजवंशों को भी अपने वश में कर रखा था, कंट्रोलिंग। तो एक बड़ी बात है जो अपने उत्तर प्रदेश में घटती। इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति। अगर हम बात करें कि जो है गुप्तों की लीनेज क्या है, तो सबसे पहले मैंने कहा श्री गुप्त ने सबसे पहली बार शुरुआत करी गुप्ता डायनेस्टीज की। शॉर्ट में चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस फाउंडर के रूप में जाना जाते हैं। आगे हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? तो बताएंगे इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। 319 से लेकर 334 तक शासन किया। कुमार देवी से इन्होंने शादी करी, लिच्छवी वंश की। आगे चलकर कहते हैं कि इनका रियल फाउंडर के रूप में जाना जाता है। अगर हम पूछें कि गुप्त वंश के फाउंडर कौन है, तो बताएंगे कि श्रीगुप्त। लेकिन अगर हम पूछें कि रियल फाउंडर कौन है गुप्ता डायनेस्टीज के, तब आपको बताना होगा कि सर गुप्ता डायनेस्टीज के रियल फाउंडर जो हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि ली। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले बहुत से लोग हैं, कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। शुरुआत कर दी थी इन्होंने प्योरली विक्रमादित्य की उपाधि का। अगर पहला क्वेश्चन आएगा तो आप चंद्रगुप्त सेकंड पर टिक लगाएंगे, ना कि चंद्रगुप्त फर्स्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल फाउंडर के रूप में इनको जाना गया। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। इन्हीं को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, इन्हीं को वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है। वी स्मिथ कहते हैं कि इन्होंने बड़े लेवल पर इंडोलॉजिक और आर्ट और हिस्ट्री को काफी सपोर्ट किया और इस वजह से इनका नाम काफी फेमस हो गया। इन्होंने ही इलाहाबाद पिलर का इंस्क्रिप्शंस लिखवाया था और एक्सटेंड करवाया उसको, और भी बहुत सारी बातें लिखवाई हरिशेन के माध्यम से। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है क्या? विक्रमादित्य। और इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे नवरत्न। और ये यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है उत्तर प्रदेश स्पीशियस का, कि नवरत्न किस कौन से दरबार में थे। एक चंद्रगुप्त मौर्य है, एक चंद्रगुप्त प्रथम है, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 3 चंद्रगुप्त हैं, जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट कौन था? तो बताएंगे कि पहला वाला चंद्रगुप्त और तीसरा वाला चंद्रगुप्त। दूसरा वाला भी बहुत प्रोमिनेंट था, जो चंद्रगुप्त के नाम से आए बहुत प्रोमिनेंट रहे। तो इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने 9 रत्न पाले। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, चंद्रगुप्त के दरबार में भी 9 रत्न मिले। वो कालिदास थे, जिन्होंने मेघदूतम लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, और साथ ही साथ मालविका अग्निमित्र मिली, रघुवंशम लिखी, और भी ऐसे बहुत सारी किताब कालिदास ने लिखी। कहते हैं इनके गुरु विद्योत्तमा करके, या फिर वो पुरुष माने गए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि कालिदास की गुरु उनकी एक जो स्त्री थी, उनका नाम विद्योत्तमा था। तो एक बार इस चीज की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए गूगल या किसी बुक का सहारा लीजिए और ऑथेंटिक सोर्स से पता करिए कि क्या ये बात सही है। फिर आएंगे, हम देखेंगे अमर सिंह, धनवंतरी, वराहमिहिर, वररुचि, खटकरण, शप्रांतक, और साथ ही साथ वेला भट्ट के साथ शंकु,
ये कुल मिला के 9 रत्न होते हैं और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड में लिख लीजिए। इनमें से बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के ही निवासी और वहीं पर पले बड़े, वहीं पर शिक्षा प्राप्त किए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बोले इन्होंने कौन सी उपाधि ली तो बताएंगे चंद्रगुप्त वन ने महाराजा धीराज की उपाधि ली, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की पहली उपाधि लेकर आगे बढ़े। कहते हैं कि कुल मिलाकर 14 विक्रमादित्य हुए और 14वां विक्रमादित्य जो था, 14 से भी ज्यादा आगे माने जाते हैं कई जगहों पर 14वां विक्रमादित्य जो माना गया वो था हेमू, जिसका अकबर से वॉर होता है, पानीपत का दूसरा वॉर, याद रखिएगा। चलिए, फर्स्ट रूलर अगर हम गुप्ता पे बात करें तो उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, सिल्वर क्वाइन चलाया। सिल्वर क्वाइन को लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बार भारत में सिल्वर क्वाइन किसने इंट्रोड्यूस किया तो बताएंगे कि वो ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स। अगर हम कहें कि सर्वाधिक मात्रा में सिक्का किसने चलाया जो बताएंगे गुप्ताज ने। अगर हम पूछें कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए तो बताएंगे कि एकदम प्योर लेवल के चलाए हैं कनिष्क ने, जो कुषाणों को कहा जाता है। तो गोल्ड कॉइन से रिलेटेड ऐसी बातें आती हैं। कुषाणों ने अपने सिक्कों पर नंदी, शिव और ट्राइडेंट, त्रिशूल, डमरू आदि शिव से संबंधित चीजें बनाई, इसीलिए इनको शैविज्म के नाम से, नैनारों के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त भी काफी फेमस थे। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने ही बनवाया। इन्होंने शक्रादित्य की उपाधि ली क्योंकि इन्होंने शक्रों का दमन किया। इन्हीं के समय में कहते हैं हूणों का भी अटैक हुआ। जाट, होखर, हूण, ये सब ऐसी खतरनाक बारबेरिक जाति, पिंडारी, ये सब ऐसी जातियां होती थी जो लूटपाट अटैक करने के लिए काफी फेमस हुआ करती थी। और उस जमाने में इस तरह के अटैक्स इनके समय में होना और उन्होंने अपने देश को इनसे बचा लिया क्योंकि ये अंदर आकर तोड़फोड़ और महाहानि कर सकते थे, बट इसीलिए इनका नाम प्रोमिनेंट हो जाता। उत्तर प्रदेश कहाँ है इन सब में, तो इनका पूरा का पूरा शासन काल ही उत्तर प्रदेश में ही चल रहा था और कुछ दक्षिण भाग और बड़े सेक्शन पे फैला हुआ था, तो इसलिए स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा। चलिए अगर हम बात करें स्कंदगुप्त क्यों फेमस हुए तो ये वैष्णव धर्म को अपनाते हैं और ये टॉलरेंस पॉलिसी, जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, सेक्युलरिटी होने के कारण ये काफी फेमस होते हैं। उत्तर प्रदेश में सेक्युलरिटी का भी आपको चिन्ह मिल जाएगा। आइए हम बात करें एक इंपॉर्टेंट चीज, तो याद रखिएगा गुप्ता पीरियड में उत्तर प्रदेश के कैसे साक्ष्य मिले तो बताएंगे कि हमें टेम्पल्स मिले। गुप्तों के समय में आर्ट एंड कल्चर, स्कल्पचर्स और लिटरेचर के माध्यम से पता चला कि उत्तर प्रदेश में गुप्तों की बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, बनी, रीबिल्ड की गई और रिवाइव की गई, साथ ही साथ उसको रिप्लेनिश और उसको बोलते हैं री इनोवेट किया गया। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से मंदिर नए बने मिले और रिनोवेट किए हुए मिल जाते हैं। समझ गए मेरी बात। उत्तर प्रदेश में जो मंदिर मिले आर्किटेक्चर का अगर हम साक्ष्य बात करें तो उत्तर के भारत में जितने मंदिर मिले इनको हमने नागर शैली कहा। नागर शैली से बनी हुई मूर्तियां मिली जो खास तौर पर गुप्ताज के समय में डेवलप हो रही थी। और इसी तरह से साउथ में अगर हम उत्तर प्रदेश के नीचे तमिलनाडु वगैरह या कर्नाटक, केरला जाते हैं तो यहां पर जो विधि उत्पन्न हो रही थी मंदिर बनाने की उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। और इन्हीं दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न सेक्शन और साउदर्न सेक्शन दोनों जगहों पर बेसर शैली मिलती है। बेसर शैली के रूप में बने हुए नागर और द्रविड़ दोनों को मिलाया, नॉर्थ और साउथ दोनों को मिलाया, तो बीच की एक स्क्रिप्ट आई, बीच की एक शैली आई जो आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बेसर शैली। 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के बारे में एक खुदाई के समय में ये ASI है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद होगा आपको अलेक्जेंडर कनिंघम के समय इतिहास में जब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा था कि सबसे पहली बार उनके प्रोमिनेंट जो जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल। इन्हीं के अंडर में हड़प्पा की खुदाई हुई और इसी संस्था का नाम पड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने 2021 में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जिससे पता चला कि उत्तर प्रदेश के ईटा डिस्ट्रिक्ट में
बिलसर विलेज में एक चीज मिली और जो गुप्तों के बारे में पूरा इतिहास बताती, इससे पता चला कि क्या गुप्तों का पूरा साम्राज्य ये जो चल रहा था इतना बड़ा, जिन्होंने इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शंस लिखवाया था, वो यूपी के ही पूरे सेक्शन में पूरे यूपी को कवर करते हुए भेजता, उनका सेंटर पार्ट था। कौन से सर्वे से पता चलता है? तो बताएंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये वही सर्वे ऑफ इंडिया है जो हड़प्पा ढूंढता है। इस बार इसने उत्तर प्रदेश के ईटा डिस्ट्रिक्ट से एक जगह ढूंढी, बिलसर। चलिए खैर, अगर पूछे बिलसर कहां पर है तो बताएंगे कि सर खुदाई 1928 के समय में बिलसर को जो है प्रोटेक्ट किया गया और आगे चलकर यहां से पिलर्स मिले। इस पिलर्स में इंस्क्रिप्शंस में कुछ लिखा मिला जो कि कुमारगुप्त वन के समय में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन था। इससे पता चला कोंच शंख को बोलते हैं इंग्लिश में, कोंच लिपि नाम दिया गया। इसको शेल लिपि कहते हैं, जो समुद्र या नदी के पास पाए जाने वाले शंख होते हैं उससे रिलेटेड एक लिपि मिली और पता चला कि एक बहुत पुरानी सभ्यता विकसित हुई उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने हमें एक लिपि दी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक लिपि है, उसका नाम है ब्रुस्टोफेदोन, वैसे ही हमें एक लिपि मिली उत्तर प्रदेश से, शंख लिपि, कॉन्च लिपि, जिसको शेल लिपि के नाम से जानते हैं। कहां पर? ईटा। कहां पर मिला? तो बताएंगे कि गुप्तों के समय की इंस्क्रिप्शन ईटा से मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोस्ट गुप्ताज की बात करते हैं। पोस्ट गुप्ताज के बारे में आपको क्या बताना है, जरा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। पोस्ट गुप्ता के समय में ही गुप्तों का सेंट्रलाइज्ड जो पूरा गोल्डन एज था उसका डिक्लिनेशन होना शुरू हुआ। इसी समय में नए नए राजपूत, जिसको हिंदू शाही राजवंश कहते हैं, हिंदू शाही राजवंश डेवलप हो रहे थे। इसी समय में राजपूताना डेवलप हो रहा था। इसी समय में साउथ में चोल, चेर और पांडे राजा डेवलप हो रहे थे। इसी समय में चालुक्य, गुज्जर और प्रतिहार डेवलप हो रहे थे। इसी समय में वकाटक डायनेंसी और साथ ही साथ इक्ष्वाकु वंश, चेदी और भी ऐसी ढेर सारी जातियां पूरे भारत में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, मौर्यंस का पतन जैसे हुआ था उसके बाद सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हुआ था। इसी तरह से गुप्तों के पतन, डिक्लिनेशन के बाद सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हुआ। और साथ ही साथ इतने तरह के राजपूतानाओं में दक्षिण भारत में संगम लिटरेचर भी इसी समय में लिखा गया, पोस्ट इंडियन, सब कुछ छितर बितर हो गया, अराजकता फैली, हर लोगों ने अपना अपना क्षेत्र जीता, कोई भी सेंट्रलाइज्ड पावर पे काम नहीं कर रहा। और इसी समय में फिर से विदेशी आक्रमण होते हैं। जैसे मौर्यंस के समय में हमने देखा विदेशी आक्रमण हुआ क्योंकि कुछ सेंट्रलाइज्ड नहीं था, ठीक इसी समय में विदेशी आक्रमण होता है। तो बताएंगे कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद 1000 एडी में अपने गजनवी, और इसी ड्यूरेशन में 1191 में घोरी आते हैं, और पोस्ट गुप्ता के बाद ही इसी दौर में अपना दिल्ली सल्तनत का विकास होता है, और आगे चलकर मुगल्स के बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का क्रम होगा। जैसे ही हमारा पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी खत्म होता है हम मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ मूव करें। तो आइए देखें एक झलक कि आखिर पोस्ट गुप्ता क्या है, फिर हमारी मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो चलिए हल्का टच करते हुए तेजी से चलेंगे। पोस्ट गुप्ताज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही चीजें हैं जो है इसको तेजी से देखते हुए चलना है। और अगली क्लास जो हमारी अब चलेगी मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश का जो जो उपयोग था हमने बताया। गुप्ताज डायनेस्टी तक कवर अप करते हैं। पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में कुछ ही जगहों पर उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंसी दिखती है क्योंकि पूरा कुछ स्कैटर्ड हो चुका था। अब उत्तर प्रदेश का भी अपना एक अलग शासन थोड़ा सा जो हम देखेंगे वो देखें। चलिए, तो पोस्ट गुप्ता के समय में जैसा कि मैंने बताया इतनी चीजें चल रही थी। तो आइए देखें कि सबसे पहले क्या हुआ। तो इन्हीं के समय में विदेशी आक्रमण में एक और आक्रमण दिखा, हूणों का आक्रमण। हूणों का आक्रमण काफी बड़े लेवल पर हुआ। गुप्ता एम्पायर के डिक्लिनेशन के बाद हूण क्या हुए, सब कुछ डिस्कैटर्ड हो गया। स्कैटर्ड होने के बाद हूण लोगों को क्या मिला, एक रास्ता मिला इंडिया में घुसने का। तो उस समय में एक जो है शासक हुआ करता था, उसका नाम था तोरामन। इसने भारत में अटैक किया और भारत के कई सेक्शन पर अपना कब्जा
कर लिया। कहते हैं कि इसी समय में तोरामन जो है वो बहुत बड़ा हूण शासक था। True, there is no conclusive evidence that तोरामन was a हूण, लेकिन तोरामन नाम से लग रहा कि ये हूण नहीं है, और इसके शासन करने की विधि और ये बताती है कि हूणों का आक्रमण तो हुआ, लेकिन तोरामन इंडिया के ही आसपास पला बड़ा और इनकी सभ्यता को जानता था, इसलिए इसने बहुत ज्यादा तबाही नहीं की, या थोड़ा बहुत जो है यहाँ शासन करने मिलजुल कर रहने की कोशिश करते, इसीलिए इसको सर्टिफाई नहीं किया गया कि ये हूण है या नहीं, इसकी एक्टिविटीज हूणों जैसी नहीं। हम आगे देखते हैं कि क्या हूण उत्तर प्रदेश तक पहुंचे, तो नहीं, उत्तर प्रदेश तक तो नहीं आए। हाँ, कुछ अंश तक आए थे उत्तर प्रदेश के, कश्मीर, फिर आगे चलकर एक्सटेंड हुए पंजाब, थोड़ा सा राजस्थान जो उपजाऊ क्षेत्र था, एमपी तक आए तो यूपी के वेस्टर्न और साउदर्न पोर्शन तक। अगर मैं मैप से समझाऊं तो उत्तर प्रदेश अगर ये है, इंटर करना शुरू करते हैं हूण लोग यहां जम्मू कश्मीर से, फिर नीचे आते हैं पंजाब, थोड़ा सा राजस्थान का पोर्शन, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जाएंगे तो नीचे मालवा वाला, वेस्टर्न यूपी वाला, ये वाला यूपी टच इन्होंने कर दिया। हूणों ने यूपी के कुछ पोर्शन को स्पर्श किया। कहते हैं कि भानुगुप्त के समय में तोड़ामल से गुप्तों की फाइट भी दिखाई गई, कोशिश किया गुप्तों ने, भानुमल करके एक छोटे शासक थे, उन्होंने कोशिश की कि हम हूणों का आक्रमण रोकें। अगर हम बात करें, मौखरी एक वंश हुआ करता था जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में रहा करता था, और गुप्तों से मौखरी का सीधा सीधा संबंध था। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज के अराउंड मौखरियों का अपना पूरा वंश चलता था। चलिए, मौखरी डायनेस्टी की अगर बात करें तो कहते हैं कि कन्नौज के जो थे मौखरी, ठीक है, हूणों से उनका वॉर होता है, और ये हूणों को बुरी तरह से क्या करते हैं, हरा देते हैं तोरामन को, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक जो उनकी पकड़ थी इसको उखाड़ फेंकते हैं, वापस यहां पर जो है हूणों का साम्राज्य खत्म करके हूणों को थोड़ा दूर एक्सपेल कर देते हैं, और इसी वजह से इनका नाम, मौखरी वंश का नाम फेमस हो जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। आगे देखते हैं और क्या हुआ। तो उत्तर प्रदेश के पोस्ट मॉडर्न एज में हमने देखा कि हूणों का तो आक्रमण हुआ, इसके अलावा चारों तरफ जो है राजपूत, हिंदू कुश, हिंदू शाही, दक्षिण में, उत्तर में गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सारे लोग इधर उधर, पाल, सेन, ये सब फैले हुए थे, जिसमें से एक वंश आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हो जाता है गुप्ता के बाद, वो होता है पुष्यभूति वंश, जिसको हम वर्धन वंश कहते हैं, क्योंकि इसका शासक था हर्षवर्धन। वर्धन के नाम पर ही इसका नाम वर्धन पड़ गया, लेकिन बहुत से लोग इसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली स्थापना जो करी थी वो किसने करी थी, पुष्यभूति ने शुरू की थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्होंने कुछ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किया। ठीक है, चलिए, तो अगली क्लास में हम इससे जो है शुरू करेंगे। आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, और अगली क्लास में हम लोग जो भी डिटेल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या बैकग्राउंड थे मुस्लिम के डेवलप होने के लिए, और किस तरीके से हर्षवर्धन का साम्राज्य आगे बढ़ता है। इतनी आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत पढ़कर भी बैठें घर पर, और इस क्लास को दोबारा जरूर देखें। अगली क्लास में हम डिटेल पढ़ेंगे हर्षवर्धन और उसके समय में डेवलप हुए राजपूताना और हिंदू कुश परिवार, हिंदू शाही परिवार के बारे में, और किस तरीके से मुस्लिमों का आक्रमण होता है। क्या मेडाइवल पीरियड में भी उत्तर प्रदेश का उतना ही महत्व था? इस क्लास को जानने के लिए अगली क्लास में जरूर आइए। अगली क्लास में हम डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।